सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। एक जानब डॉलर बढ़ रहा है, दूसरी जानब मुल्क का सियासी दर्ज हरारत भी बढ़ रहा है। अपोजिशन एक दफ़ा इकट्ठी हुई, एक इफ्तार डिनर हुआ और अब एक APC बुलाने का ऐलान किया गया। तो आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान एक दौरे पर कराची पहुँच चुके हैं और यहाँ पर भी एक सियासी डिनर का एहतमाम किया गया है, जो कि एहतमाम किया गया है MQM रहनुमा की जानिब से। और साथ ही साथ वज़ीर आज़म आज कराची के ताजिरों सनतकारों के साथ मुलाकात भी करेंगे। कराची अमन अमान की जो सूरत हाल है उस पर तशवीश का इजहार किया गया है। नेशनल एक्शन प्लान जिस पर बड़ा शोर मचाया गया है अपोजिशन की जानिब से, उस पर भी आज बात की जा रही है। वज़ीर आज़म का ये दौरा कराची के लिए कितना बेहतर साबित हो सकता है, क्योंकि हमने देखा कि स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हुआ रमज़ान के महीने में। फिर ये वो अहम वजूहात हैं जिसकी बिना पर ताजिर थोड़े से परेशान नज़र आते हैं। क्या वज़ीर आज़म उनका एतमाद बहाल करने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं, तमाम तर सूरत हाल इस पर हम आज बात करेंगे। हमारे रिपोर्टर भी हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन पहले मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ तज़ियाकार हारिस नवाज साहब मौजूद हैं। हारिस साहब बहुत शुक्रिया आपका। हमें आगे जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा राजा रियाज साहब भी ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन गुफ्तगू आगाज़ हारिस साहब से करते हैं। हारिस साहब, जो मुल्क की इस वक्त सूरत हाल है, अपोजिशन इस महंगाई के खिलाफ इकट्ठी हो चुकी है, एक APC बुलाने का भी ऐलान कर चुकी है और इस बात का भी ऐलान कर चुकी है कि ईद के बाद एक पुरजोर एहतजाज होगा। इस तमाम तर सिनेरियो में वज़ीर आज़म आज कराची आए हैं, ताजिरों को एतमाद में भी लेंगे। जो तमाम तर सनतकार हैं, ताजिर हैं, उनके साथ बैठ कर बातचीत भी की जाएगी और ख़ास तौर पर जो कराची में अमन अमान की सूरत हाल है, स्ट्रीट क्राइम बढ़ गए, इस पर भी बात होगी। कितना अहम देख रहे हैं आप उनका आज का दौरा? देखें सुमैया, ये आज का जो विज़िट है ये बहुत जूथा और बहुत इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे इसलिए कि जो आपने देखा कि बिज़नेस कम्युनिटी काफ़ी परेशान थी, जिस वक्त डॉलर्स का बहुत ज़्यादा अप और डाउन रेट्स हुए हैं और बहुत स्काई हाइट पे चला गया, जिसकी वजह से काफ़ी बिज़नेस कम्युनिटी में परेशानी भी थी, हैजान भी था। और कराची हमें पता है कि ये बिज़नेस हब भी है। सेकेंड, लॉ एंड ऑर्डर डेफिनेटली इससे फ़र्क पड़ेगा। फिर मेरे ख्याल में साथ ही साथ आके वो अपनी जितनी पॉलिसी है बजट से पहले, क्योंकि 11-12 को बजट अनाउंस होने से पहले बिजनेस कम्युनिटी से इंटरेक्शन होगा, उस पर काफ़ी सजेशन भी ली जाएंगी 1 to 1। प्राइम मिनिस्टर वुड लाइक टू नो कि उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या बेहतरी चाहते हैं बजट के अंदर, वो बात की जाएगी। और हो सकता है कि इनमें कहीं सर्कुलर रेलवे की बात भी है, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। वो तो बात होगी, अभी वो शेख साहब ने बात की थी प्रेस ब्रीफिंग में। लेकिन एक सवाल यहाँ पर उठ रहा है, हमने देखा कि एक फ्रिक्शन है जो कि सिंध गवर्नमेंट, वफाकी गवर्नमेंट में है। जब पिछली दफ़ा भी वज़ीर आज़म ने दौरा किया था, जो बजट की मंजूरी दी गई थी उसमें कहीं सिंध गवर्नमेंट को शामिल नहीं किया गया था। आज भी आपको लग रहा है कुछ ऐसी ही सूरत हाल होगी? जो मंसूबे हैं, जो तरक्याती काम हैं, जो बजट दिया जा रहा है, सिंध गवर्नमेंट को आज भी शामिल नहीं किया जाएगा? आई थिंक गवर्नर हाउस में मीटिंग है, लेकिन मेरी सजेशन यही है कि सिंध गवर्नमेंट, क्योंकि दे हैव द पीपल्स मैंडेट है उनके पास, और उनको लाजमी शामिल करना चाहिए। और उसके बाद उनसे जितनी भी तजवीज़ भी लेनी चाहिए कि क्या क्या करना है, कैसे करना है, कौन से मंसूबे हैं जो कामयाब होने वाले हैं। जब तक प्रोविंशियल गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेंगे, फेडरल गवर्नमेंट के मंसूबे बड़े मुश्किल होते हैं कामयाब होने, उसमें काफ़ी हर्डल्स आ जाती हैं, चेक्स एंड बैलेंस नहीं होते। यस, आप दें सूबाई गवर्नमेंट को, लेकिन चेक एंड बैलेंस रखते हैं। गवर्नर आपके सिंध यहाँ पर मौजूद हैं और अपने जो भी तरीका कार्रवाई रखना चाहते हैं करें, लेकिन काम जो प्रॉपर मैंडेट है आवाम को, वो पीपल्स पार्टी के, उनको देना चाहिए और उसके साथ साथ उनको प्रॉपर इन्वॉल्व करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। आप तो कह रहे हैं बिल्कुल ऐसा होना तो चाहिए हारिस साहब, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। हुकूमत में रहते हुए अपोजिशन का किरदार निभा रही है। ये आपने भी देखा कि एक जो ज़ुबान है, जो एक बॉडी लैंग्वेज है, वो इस तरह की है कि कोशिश की जाती है कि जिस तरीके से चाहें तनकीद का निशाना बनाया जाए। इसमें नुकसान तो सिर्फ सिंध के सूबे का है, कराची का है, यहाँ के लोगों का है, तरक्याती कामों का है। फ़ायदा किसको पहुँचेगा इससे? देखिए, ये सबसे बड़ी सिंध गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है कि अगर उनकी लीडरशिप के ख़िलाफ़ कोई मुकदमे चल रहे हैं, केसेस हो रहे हैं, इंक्वायरीज हो रही हैं, JT बनी हुई है, दैट इज़ अ पर्सनल इशू। उसमें गवर्नमेंट शुड नॉट इन्वॉल्व। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने को जो है वो उनका आवाम ने मैंडेट दिया है, वो लेकर चलें आगे। बिल्कुल। और उसमें बिल्कुल फेडरल गवर्नमेंट से अच्छी तरीके से मूव ऑन होना चाहिए, वर्किंग रिलेशनशिप कायम करनी चाहिए।
और साथ ही साथ जो भी फेडरल गवर्नमेंट चाहती है, उनकी अपनी एक हुकूमत का एक मैंडेट होता है फेडरल गवर्नमेंट का, वो उनको समझना चाहिए भी। ख़ास तौर पर देखें 3 जो हॉस्पिटल भी फेडरल गवर्नमेंट ने लिए हैं, आई एम श्योर कि उससे और ज़्यादा बिल्कुल समझना चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नेशनल एक्शन प्लान पर बात करती है। ये भी एक मौजू है हारिस साहब जिस पर बातचीत से ज़्यादा अमल दरामद होने की ज़रूरत है। गो कि हुकूमत कर तो रही है, लेकिन जब अपोजिशन ये कहती है कि अमल दरामद उस तरीके से नहीं हो रहा जिस तरीके से होना चाहिए, तो आपको लगता है कि मिल बैठकर एतमाद में लेने की ज़रूरत है इस बात पर भी, सिंध गवर्नमेंट को भी और बाकी अपोजिशन जमातों को भी? देखिए, नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर तो मेरे ख्याल में जितना ऑपरेशन हो चुका है, देयर इज़ नो हार्म कि गवर्नमेंट सबको बुलाए, एक कॉन्फ्रेंस करें वहाँ पर, जैसे पहले नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया था उसी तरीके से ब्रीफिंग दी जाए कि जब नेशनल एक्शन प्लान बना वहाँ से लेके आज तक क्या क्या काम हुआ, गवर्नमेंट ने इसको कितना फ़ंड दिया, नेक्टा को कैसे फाल बनाया गया, और 20 जो नुकात थे उनके ऊपर कितना अमल किया गया। ये बहुत ज़रूरी है कि बताएं कि मदरसा रिफॉर्म्स किस हद तक पहुँची हैं, पुलिस रिफॉर्म थी, फिर उसके बाद जुडिशल रिफॉर्म्स थी, ये फिर उसके बाद फाटा की डेवलपमेंट थी, बहुत ज़्यादा नुकात थे। फ़ौज ने तो अपने काम सारे कर दिए। तो फेडरल गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए देयर इज़ नो हार्म, आम के अपोजिशन लीडर्स को बुलाएं, उनको प्रॉपर तरीके से एक नेक्टा ब्रीफिंग करें कि हमारा क्या मैंडेट है, हमने 3 साल में क्या क्या हमें मैंडेट दिया गया, हमने क्या काम किया और कौन सा काम नहीं हो सका और ना होने की वजह क्या थी। ये सारी चीज़ें बता के कॉन्फिडेंस लेंगे तो इससे बहुत बेहतर है, हालात भी बेहतर होंगे, ऑपोजिशन अंडरस्टैंडिंग भी होगी और नेशनल पैक्ट में और बेहतर तरीके से अमल भी हो सकेगा इसके। अच्छा, ज़ाहिर है मार्केट की सूरत हाल बड़ी ख़राब है। हमने देखा कि पिछले 2 हफ्ते में मार्केट बहुत नीचे आई, 800 पॉइंट्स की कमी भी हुई, स्टॉक मार्केट बैठ गई, सरमायाकारों का सरमाया भी डूब गया। अब थोड़ी सूरत हाल बेहतर हो रही है। डॉलर का आपने देखा कि मुल्क की तारीख की बुलंद पहुंच गया और डॉलर की कीमत कंट्रोल में नहीं आ रही थी। अभी हमने देखा कि कुछ पैसों की कमी आई है, स्टॉक मार्केट में सूरत हाल बेहतर हुई है, लेकिन जो बयानबाजी है वो उससे ज़्यादा बढ़ गई है। फिरदौस आशिक अवान साहिबा का आज ट्वीट सामने आया और उन्होंने इस हवाले से कहा कि आज मुल्क की तारीख में बुलंद तरीन सतह पर देखा गया है, मार्केट को 2135 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जो कि एक रिकॉर्ड इजाफा है। इस पर एक रिपोर्ट है, पहले वो देखिए फिर बात करते हैं। डॉलर की ऊंची उड़ान के बाद पाकिस्तानी रुपए ने भी जान पकड़ ली। गुज़िश्ता 5 रोज में रुपए के मुकाबले में डॉलर 10 रुपए महंगा हुआ। जुमेरात को इंटर बैंक और ओपन करेंसी मार्केट में डॉलर की कदर में 50 पैसे की कमी वाक़ हुई, जिससे इंटर बैंक मार्केट में डॉलर की कदर घटकर 151 रुपये 45 पैसे, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर की कदर घटकर 152 रुपये 50 पैसे की सतह पर बंद हुई। स्टॉक मार्केट में 2 रोज से डॉलर की कदर में इजाफे का तसलसल रुकने पर माहिरीन का ख्याल है कि 7.5% डिवैल्यूएशन के बाद डॉलर की कदर अपनी इंतहाई सतह पर पहुँच गया है और अब रुपए की कदर में बेहतरी आ रही है, जबकि एक्सपोर्टर्स भी बैरूनी ममालिक से ज़र मुबादला की सूरत में आने वाली अपनी बरामदी तरसीलात भी ज़र मुबादला की मार्केट में फ़रोख्त कर रहे हैं, जो डॉलर की रसद में इजाफे का बाइस बन रहा है। मार्केट में इस्तेहकाम आना शुरू हुआ है, डॉलर की कीमत भी थोड़ी मुस्तहकम हुई है। हारिस साहब, जो अभी सूरत हाल हमने देखी, महंगाई की, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, बिजली की, गैस की कीमतों में इजाफा, डॉलर की बढ़ती हुई कीमत, मार्केट का बुरा हाल, तमाम तर सूरत हाल आपको लग रहा है कि कुछ आगे जाके बेहतरी की तरफ जाएगी या फिर ये इसी तरीके से अप एंड डाउन चलता रहेगा? देखिए, मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ और मुझे बहुत यकीन है कि ये हालात बेहतर होंगे, क्योंकि पिछले 1 साल में नई हुकूमत आई है, पिछले 10 साल में काफ़ी आपको पता है क्या क्या प्रॉब्लम चलती रही हैं, कितने लोन बढ़ गए हैं, प्राइस कंट्रोल कोई नहीं था, बिजली गैस सब चीज़ें थी, तो उससे ओवरऑल फ़र्क पड़ा है। लेकिन साथ ही साथ बिल्कुल हम सब समझते हैं आई एटलीस्ट के गवर्नमेंट को 2 साल देने चाहिए ताकि उनको पूरा मौका दिया जाए कि प्रोग्रेस दिखा सकें। लेकिन जो रमज़ान में प्राइस की कीमतें बढ़ी हैं, मुझे इसकी समझ नहीं आती है कि इसकी क्या हुआ है। ये कम से हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिप्टी कमिश्नर हैं, उनकी बाकी फोर्स यहाँ पर मौजूद है, प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ भी बनी हुई हैं, कोई वजह नहीं है कि यहाँ पर हर कमोडिटी आइटम की कीमत बढ़ा। लेकिन देखिए, ये तो चले एक अलग सिनेरियो है ना कि रमज़ान में तो जो मुनाफाखोर हैं वो सरगर्म हो जाते हैं, लेकिन इधर तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हुई। जब IMF से मुआहिदा हुआ उसके बाद महंगाई का एक तूफ़ान आ गया, ऐसा लगा कि बस अब कुछ महंगाई कहीं रुकेगी नहीं, बजट आने वाला है जून में, उसके बाद कितनी महंगाई होगी, आवाम तो इस बात से लेकर परेशान। देखें, उसमें प्रॉब्लम ये है कि पहले होता ये था, जो मैंने जनरली चेक किया, मैं पढ़ भी रहा था कि पहले ये करते थे मिस्टर इसाक डार साहब कि आपकी कम तक सारे नेशनल एसेट्स को मॉर्टगेज कर दिया गया,
चाहे आपके मोटरवेज हैं, आपके टेलीविजन स्टेशन हैं, रेडियो स्टेशन हैं, जितनी भी नेशनल एसेट्स हैं, ऑल हैव बीन मॉर्टगेज करने के बाद IMF फिर आपको कर्जा दे देता था और हम ये करते थे कि सब्सिडी दे देते थे आवाम को पॉपुलैरिटी के लिए, लेकिन ओवरऑल जो है ख़जाना वो हमारा खोखला होता जाता था। इस गवर्नमेंट ने ये किया कि दे हैव रिफ्यूज टू गो गिव एनी मॉर्टगेज, जिसकी वजह से IMF डायरेक्ट जिसने भी लोन देना हो वो पहले ये देखते हैं कि इनकी कैपेसिटी है मुझे लोन वापस करने की कि नहीं, क्या हमारे 6 बिलियन डॉलर जो हैं ये हमारे चले जाएंगे, वापस आएंगे, उम्मीद है कि नहीं है। तो इसलिए अब उनको ये सब्सिडीज ख़त्म करके ये वो नॉर्मल देने पड़ रहे हैं। गैस की कीमत बढ़वा दी, उसके बाद चीज़ों की कीमतें बढ़ा दी, ख़ास तौर पे आपने देखा होगा पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, गैस की बढ़ गई, बिजली की बढ़ गई, मजीद इजाफे का तो वो 700-800 बिलियन रुपीज़ की जो आपको होती सब्सिडी वो ख़त्म कर दी और ये वापस लोन चला जाएगा। लेकिन साथ ही साथ इस पर समझने की बात है कि गवर्नमेंट को अपनी प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए। मेरे ख्याल में अगर गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ एनर्जी की, बिजली की कीमत कम कर दें और उसके बाद उससे हर चीज़ को फ़र्क पड़ेगा। आप बिजली कम करेंगे, आपकी इंडस्ट्री चलेगी, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, लोगों को रोज़गार मिल जाएगा, हर चीज़ मिलेगी। और 1-2 साल के लिए जो हमारा डेवलपमेंट फ़ंड है जो तकरीबन 800-900 अरब रुपया, मतलब है 707 बिलियन डॉलर्स, ये हम अगर नहीं एक साल में अपनी डेवलपमेंट करेंगे तो रोक दें। इस पैसे को अगर हम एनर्जी स्लो कर दें वो तो आपकी बात सही है आरिफ साहब, लेकिन ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता क्योंकि IMF की शराइत में ये शर्त भी है कि आप नेपरा और ओगरा को खुद मुख्तार करें ताकि वो जो अपना उनका जो खसारा है वो आवाम की जेबों से निकाल के पूरा करें। तो ये तो एक नागुज़ीर है कि ये महंगाई ना हो और इस तरीके से इजाफा ना हो बिजली और गैस की कीमतों में। राजा रियाज साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। राजा रियाज साहब, महंगाई पर और डॉलर की कीमत और मार्केट पे तो बात करूंगी, लेकिन आप इससे पहले हमारे साथ नहीं थे। वज़ीर आज़म के दौरे कराची के हवाले से आपसे बात करना चाहेंगे। वज़ीर आज़म इस दफ़ा दौरे कराची में क्या पीपल्स पार्टी को साथ बिठाएंगे, साथ बैठकर बातचीत होगी कराची पैकेज के हवाले से, तरक्याती कामों के हवाले से, या नहीं? देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर साहब की ओवरऑल पॉलिसी है वो तो ये है कि वो चाहते हैं कि सूबों को खुद मुख्तार किया जाए और सूबों के पास जो अख्तियारात ज़्यादा से ज़्यादा हो, बल्कि प्राइम मिनिस्टर साहब तो ये चाहते हैं कि सारे अख्तियारात तहसीलों में चले जाएं, सूबों में डिवीज़नों से होते हुए तहसीलों तक चले जाएं। तो प्राइम मिनिस्टर का इस बारे में बड़ा एक स्टांस है, एक स्टैंड है कि निचली सतह तक अख्तियारात जाने चाहिए। आज के दौरे के हवाले से मैं फैसलाबाद में हूँ, मुझे नहीं पता कि उनके क्या शेड्यूल है, क्या मुलाकातें हैं, किन लोगों से है, लेकिन अब मैंने आपको जो प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी है वो बता दी है कि प्राइम मिनिस्टर और हमारा जो पंजाब में और चलें, ये तो पॉलिसी हमें मालूम है ना राजा रियाज साहब, आपकी ज़ाती राय क्या है? एक आपकी जो जमात की पॉलिसी है, जो हुकूमत की पॉलिसी है, उसे क़तई नज़र ज़ाती राय आपकी क्या है कि मिलकर बैठकर सूबाई हुकूमत को साथ मिलाकर बातचीत करनी चाहिए? क्योंकि इसमें फ़ायदा तो पता नहीं किसका हो या ना हो, लेकिन नुकसान तो आवाम का और सिंध का और कराची का होगा। बिल्कुल सूबाई हुकूमत को बैठ के मामला तय करने चाहिए, अगर चाहे वो सियासी तौर पे मुखालफ है लेकिन वो हुकूमत में है। प्राइम मिनिस्टर जो होता है उसका फ़र्ज़ है कि वो सारे लोगों को, चाहे वो मुखालफ हो, सारी हुकूमतों को, सारे सूबों की हुकूमतों को साथ लेके चले। तो प्राइम मिनिस्टर साहब पहले भी जब भी कराची जाते हैं इसी पॉलिसी के तहत वहाँ पे देखने में आता है कि वो सबको साथ लेके चलते हैं। और चीफ मिनिस्टर साहब भी आए होते हैं, उनकी कैबिनेट के लोग भी जो लेकर नहीं चलते ना, पिछले दौरे में ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था, ना ही दावत दी गई, ना ही मुराद अली शाह साहब आए, ना ही बैठे, ना कोई कराची पैकेज के हवाले से ये कहा गया कि हम ये सिंध हुकूमत को दे रहे हैं। ऐसा तो हुआ ही नहीं ना। जब ऐसा नहीं हुआ तो एक फ्रिक्शन और बढ़ गया। और अब नेशनल एक्शन प्लान भी एक बात है जिस पर पीपल्स पार्टी शोर मचा रही है। तो क्या आपको लगता नहीं है कि इस बात पर भी तमाम अपोजिशन जमातों को बिठाकर हुकूमत को अपना नुक्ता नज़र बयान करना चाहिए कि क्या काम क्या किया है नेशनल एक्शन प्लान पर हुकूमत ने? देखिए, जहाँ तक सिंध हुकूमत है वो भी इतना तावन नहीं कर रहे जितना उन्हें करना चाहिए। उनके अपने इश्यूज़ हैं, वो चाहते हैं कि केस ख़त्म हो जाए, वो चाहते हैं कि जो उनकी क़यादत पे केस हैं वो ख़त्म हो जाए। तो इस वजह से इश्यूज़ तो हैं, ये मैं नहीं कह सकता कि इश्यूज़ नहीं है, इश्यूज़ हैं। सिंध हुकूमत के साथ काफ़ी इश्यूज़ हैं, लेकिन फिर भी
जो इमरान खान साहब की पॉलिसी है वो यही है कि सबको साथ लेके चला जाए, सबकी सुनी जाए और मिल के बैठ के मशवरे से फैसले किए जाएं जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी के अभी लिए तक ये जो आप बात वो करें ना, किए ये अमलन नज़र तो नहीं आई। चलें पॉलिसी होगी, लेकिन अभी तक हमने देखा नहीं। अपोजिशन पर इल्ज़ामात, तनकीद तमाम वज़रा की जानिब से की तो जाती है, मिल बैठ कर नज़र नहीं आया कि कोई बातचीत की गई हो या अपोजिशन को दावत दी गई हो, चाहे वो IMF हो, चाहे नेशनल एक्शन प्लान हो या महंगाई हो, किसी भी मामले में मिल बैठ कर बात नहीं की गई। ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन गवर्नर साहब का चीफ मिनिस्टर के साथ रब्ता रहता है, चीफ अच्छा। मिनिस्टर सिंध के साथ। अच्छा। और अक्सर टीवी पे भी आप देखते हैं कि वो इकट्ठे बैठे होते हैं या किसी जगह इकट्ठे गए होते हैं। तो मैं गवर्नर साहब भी इस कोशिश में हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब की ये पॉलिसी है कि सारे सूबों को साथ ले के चला जाए ताकि सूबों के जो मामलात हैं वफाक उसमें जितना भी मदद कर सके सूबों की मदद करें। पॉइंट है कि मैं आती हूँ आपकी जानिब। हमारे साहब ये जो बात कर रहे हैं राजा रियाज साहब, पॉलिसी तो है, लेकिन ये पॉलिसी नज़र कहाँ आ रही है? आपको नज़र आई कहीं? नहीं, आई थिंक प्राइम मिनिस्टर को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है और अगर वो सब सूबों के साथ प्रॉपर मिलजुल के चलेंगे तो फिर और उनको रिस्पेक्ट भी देंगे, उनको आगे लेके भी चलेंगे, तो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा वर्क रिलेशनशिप कायम होगी। तो प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू और आके यहाँ पर उनको चीफ मिनिस्टर से मुलाकात प्रॉपर ऑफिशियल भी करनी चाहिए, मीटिंग करनी चाहिए, बजाय गवर्नर से मीटिंग के अलावा ही हैज़ टू मीट द चीफ मिनिस्टर पंजाब सिंध और देखें कि उनकी तरह क्या मंसूबे क्या हैं, क्या उनकी प्लानिंग है, क्या उनके बजट की प्रॉब्लम है, क्या उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं और उनको ज़रूर एड्रेस करना चाहिए ताकि जो मैंडेट अवाम ने दिए सिंध के अवाम को सफ़र नहीं करना चाहिए। और वो उसी ज़रूरत मुमकिन है जब फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपस में वर्क रिलेशन बेहतर तरीके से कायम कर ले। बिल्कुल सही, बैठना चाहिए, बात भी करनी चाहिए, इसी में पूरे मुल्क का फ़ायदा है। अगर हम बात करें मुल्क भर में जारी अमन व अमान की सूरत हाल की, तो सुबह बलूचिस्तान को एक बार फिर आज दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। एक ही माह में ये दूसरा बम ब्लास्ट था जो कि कोयटा में हुआ। 13 मई को पुलिस मोबाइल के करीब बम धमाके के नतीजे में कई अफराद जो हैं वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे थे। आज उस वक्त धमाका हुआ जब रहमानिया मस्जिद जो कि कोयटा के एक इलाके में वाक़ है, वहाँ पर नमाज जुमा के लिए सफ़बंदी की जा रही थी। तो अब तक की इत्तलात के मुताबिक ये प्लांटेड डिवाइस के ज़रिए धमाका किया गया जो कि पेश इमाम के मेंबर के सामने ही वहीं पर ये डिवाइस के ज़रिए ये धमाका खेज़ मवाद रखा गया था, जिसमें पेश इमाम शहीद और तकरीबन 23 ज़ख्मी अब तक बताए जा रहे हैं। अभी क्या सूरत हाल है? आबिदा जो कि हमें सुबह से ही जब से ही धमाका हुआ है अपडेट कर रही हैं, उनसे जानते हैं। आबिदा, क्या बताया गया है? तमाम तर जो सिक्योरिटी इदारे हैं और जो वज़ीर दाखिला हैं उनकी जानिब से क्या पेश इमाम टारगेट थे? क्या इस धमाके के हवाले से तफसीलात क्या आई हैं? जी बिल्कुल, आज कोयटा में नमाज जुम्मा की से जो है कबल पश्तून आबाद में जो है मस्जिद में धमाका हुआ था, जिसमें जो इब्तदाई जाम बहक हुआ था वो एक शख्स जाम बहक हुआ था और मुतअद्दिद अफराद के जो है जख्मी होने की इत्तला थी। ताहम में अब तक की जो इत्तलात है उसमें जख्मी अफराद है वो 23 है और जो जाम बहक है उन हो गई है, क्योंकि जो सीरियस जख्मी थे धमाके उनमें से मजीद 2 अफराद जो है शहीद हो गए हैं। तमाम अब जो शहीद अफराद की तादाद है वो हो गई है। अगर धमाके की नौयत के हवाले से बात की जाए तो धमाके की जो है नौयत बताया जाता है कि टाइम डिवाइस जो है धमाका था, ताहम जो है निशाना बनाया गया था। इब्तिदाई ये कहा जा रहा है कि जो पेश इमाम है उसको, ताहम इस हवाले से जो है अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि DIG बलूचिस्तान भी जो है पुलिस वहाँ पर आए थे। अब्दुल रज़ाक चीमा ने भी मीडिया से बातचीत की और उसने यही कहा कि शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं और इसके हवाले से मज़ीद तहकीकात की जा रही है। अच्छा, क्या सिक्योरिटी इदारे क्या कह रहे हैं? सिक्योरिटी इदारे क्या कह रहे हैं? पेश इमाम टारगेट थे या नमाजी टारगेट थे इस धमाके में? जी बिल्कुल, जो इब्तिदाई उसमें आ रहा है कि उसमें जो धमाका हुआ है वो पेश इमाम के ही उस पर जो है किया गया है। ताहम इस हवाले से जैसे कि पहले भी मैंने कहा था कि DIG अब्दुल रज़ाक चीमा का यही कहना था कि इसके हवाले से मज़ीद तहकीकात की जा रही है। जैसी ही तहकीकात होगी इस हवाले से जो है मीडिया को भी आगाह किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही जो है क्या नौयत है। आबिदा बलोच, बहुत शुक्रिया। पश्तूनाबाद का ये इलाका है जहाँ पर आज धमाका हुआ। राजा रियाज साहब,
बहुत ही अफसोसनाक आज भी ये वाक़या हुआ। अभी तक तो यही इतलात आ रही हैं कि पेश इमाम टारगेट थे, ज़ाहिर है मज़ीद शवाहिद इकट्ठे होंगे तो आगे तफ्तीश बढ़ेगी तो पता चलेगा। हुकूमत क्या समझती है जो अमन अमान की बलूचिस्तान में सूरत हाल है उसके लिए क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं इस वाक़े की शदीद मज़म्मत करता हूँ और जो वहाँ पे साहब शहीद हुए हैं अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे और जो ज़ख्मी हैं अल्लाह ताला उनको सेहत दे। और हुकूमत का फ़र्ज़ है, सूबाई हुकूमत का, वफाकी हुकूमत का, कि जो मरीज़ हैं उनका पूरा ख्याल रखा जाए और वो उनको हर किस्म की अदवियात मुहैया की जाए। इसके साथ साथ सिक्योरिटी इदारों के हवाले से बलूचिस्तान आपको पता है कि हमेशा ही ट्रबल एरिया रहा है, वहाँ पे हमेशा ही बाहर से भी मुदाखलत होती है और बाहर के ममालिक भी वहाँ पे उनकी एजेंसियाँ जो काम कर रही हैं और मुल्क के अंदर से भी कुछ लोग हैं जो इस तरह के कामों में मुलव्वस हैं। तो जब से PTI की हुकूमत आई है और बलूचिस्तान में नई हुकूमत आई है, मेरा ख्याल है ये दूसरा या तीसरा वाक़या है 9-10 महीने में। उस वाले से पहले इसकी तादाद बहुत ज़्यादा होती थी। अल्लाह का शुक्र है ये तादाद कम हो, लेकिन इसका टारगेट ये है कि ये ख़त्म होनी चाहिए। जब तक ये ख़त्म नहीं हो गई उस वक्त तक हमें सुकून से नहीं बैठना चाहिए और वहाँ पे मज़ीद जो काम करने की ज़रूरत है वो काम होना चाहिए ताकि सिक्योरिटी इदारे अलर्ट हों और इस तरह के वाक़यात। ज़ाहिर है जो दुश्मन है उसने तो कोशिश करनी है कि मैं किसी न किसी तरह से कहीं ना कहीं वारदात कर लूँ, लेकिन हमारे अदारे इतने मजबूत होने चाहिए कि वो इनको वारदात करने से पहले पकड़े, इनको मौका फराहम ना करे कि ये बेकसूर जो लोग हैं, नमाजी हैं, रोज़ी की हालत में है, उनको इस तरह उन पे हमला करे, उन्हें शहीद करे, उन्हें ज़ख्मी करे। इसको रोकना हुकूमत, सूबाई हुकूमत, बिल्कुल हुकूमत का काम है और ज़ाहिर है हुकूमत इस हवाले से इक़दाम उठा रही है। पॉइंट टेकन। हारिस साहब, बलूचिस्तान में जब भी इस तरह की अमन अमान की सूरत हाल ख़राब होती है इसके ताने बाने अफगानिस्तान से जाके जुड़ते हैं और वहीं से हम देखते हैं कि इस तरीके की दहशत गर्दी मुल्क में की जा रही होती है। पाकिस्तान कई दफ़ा इस हवाले से बात भी कर चुका है, लेकिन हम देखते हैं क्योंकि पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता। और अब हमें करना क्या चाहिए? सिर्फ रिस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं है और ये सूरत हाल है तो पाकिस्तान को इक़दाम क्या उठाने चाहिए? देखें, पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर है और वो ये है कि अफगानिस्तान, दोनों मुल्कों की सरजमीन एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल होनी चाहिए। बिल्कुल सही। इसीलिए पाकिस्तान ने पूरे बलूचिस्तान, ये अफगान बॉर्डर के अलॉन्ग हमने फेंसिंग शुरू की हुई है। 1000 किलोमीटर कंप्लीट कर ली है और अभी बाकी 1500 किलोमीटर और रहता है, टोटल 25 किलोमीटर है। अगर ये पूरा हो जाएगा तो इससे तो खैर बहुत फ़र्क पड़ेगा। इशू ये है कि रॉ का, NDS का और मुसाद का इतना क्लोज नेक्सेस है, उनका एम है कि बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करना, इंतशार फैलाना, अवाम का फ़ौज पे, सिक्योरिटी एजेंसी पे अतमाद ख़त्म करना, ताकि CPEC मनसूबा हमारा किसी वजह से कामयाब ना हो सके। बेसिकली ये डिज़ाइन है, लेकिन क्योंकि हमने एक पूरा काउंटर टेररिज्म डिवीजन रेस किया हुआ है, फ़ौज ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है और साथ ही साथ हमने हर किस्म की सिक्योरिटी मेजर्स कर रहे हैं और आगे से बहुत लेकिन हारिस साहब, आपको नहीं लगता? बिल्कुल हम कर रहे हैं सिक्योरिटी मेजर्स, फेंसिंग भी कर रहे हैं, लेकिन अफगान शहरियों की नकलो अमल के हवाले से भी कोई लाएअमल देना चाहिए हुकूमत। देखिए, ये सबसे बड़ा इशू है। मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि देखिए, हमने बहुत मेहमान नवाजी कर ली है। बिल्कुल 3 मिलियन अफगान रिफ्यूजीज बलूचिस्तान में और KPK में हैं। आई थिंक ये हमें अब इसको बड़ा सीरियसली लेना चाहिए कि इनको हालात बेहतर हो गए हैं, अब इनको अपने मुल्क वापस भेजना चाहिए। वी हैव बीन वेरी थैंकफुल, हमने बड़ा उनका ख्याल किया है, हमारे पश्तून्स हैं, लेकिन साथ ही साथ अब उनको अपने घरों में लौटना चाहिए क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी उस एरिया में होती है। जब अब वहाँ जब रिफ्यूजी कैंप में जाके ये पनाह ले लेते हैं, बैठ जाते हैं और फिर कोयटा में हमारे कुछ पॉलिटिशियन भी ऐसे हैं जिनको सपोर्ट करते हैं, तो ये सब की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही हैं। अगर ये रिफ्यूजीज़ वापस चले जाएंगे तो ये काफ़ी हद तक और प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी क्योंकि फिर फेंसिंग हो गई, कोई क्रॉस बॉर्डर नहीं आ सकता। लेकिन अपने घर जब ये कैंप में मौजूद ऐसे लोग होंगे तो वहाँ से ये धमाके होते रहेंगे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इसके लिए बहुत सीरियसली सोचना चाहिए और एक स्टेज आनी चाहिए जब ये बाइज़्ज़त तौर पे इनको अपने मुल्क में भेज। बिल्कुल, ना सिर्फ वो लोग जो यहाँ पर पनाह गुज़ीन है बल्कि वो लोग जो अभी भी यहाँ पर नकलो अमल करें उस पर भी हुकूमत को कोई लाए अमल मुरतब करने की ये शदीद ज़रूरत है। इस पर हम टेक लेंगे। इस ब्रेक के बाद आके हमारे साथ आजा रियाज साहब भी मौजूद हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू द शो। कुछ चेयरमैन नैब के हवाले से जो तमाम तर सूरत हाल कल पैदा हुई निजी चैनल ने, और उस पर चेयरमैन नैब की जानिब से सख्ती से तरदीद भी आ गई। एलामिया जारी किया गया नैब की जानिब से और ये कहा गया कि निजी चैनल की जो खबर है वो एक झूठ पर मबनी प्रोपेगेंडा है, ये ब्लैकमेलर से ग्रुप है। उसके बाद हमने देखा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई एक ब्लैकमेलर ग्रुप के हाथों जो लोग मुतासिर हुए थे उनके साथ, और ये बताया गया कि ये बाकायदा एक ग्रुप है जो कि इस तरह के कामों में मुलव्विस है। इन खातून के हवाले से भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि खातून पिंडी में किरण और लाहौर में पिंकी के नाम से मशहूर हैं। नैब एलामी में ये भी कहा गया कि ब्लैकमेलर ग्रुप के खिलाफ 42 FIR दर्ज हैं। मुल्जिमान ब्लैकमेलिंग, इख्वा बराए तावान, नैब और FIA के जाली अफसर बनकर दीगर अफराद को ब्लैकमेल कर चुके हैं। खबर भी ब्लैकमेलिंग करके रेफरेंस से फरार का एक रास्ता तलाश करने की एक कोशिश थी। हारिस नवाज साहब, कई दफ़ा ऐसा हो चुका है, हमने देखा कि कोई ना कोई इस तरह की बड़ी शख्सियात को इस तरह के प्रोपेगेंडे का शिकार किया जाता है या इस तरह की कंट्रोवर्शियल कोई चीज़ फैलाई जाती है। एलामिया भी नैब का आ गया है, आपको क्या लगता है कि क्या इसके पीछे क्या अज़ाइम हो सकते हैं इस ब्लैकमेलर ग्रुप? देखें, चेयरमैन नैब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने बड़ा क्लियर बताया था कि बड़ा प्रेशर उनके ऊपर है। उसके बाद उन्होंने ये भी यहाँ तक बताया कि उनको थ्रेट भी आते हैं, धमकियाँ मिलती हैं, और इस लिहाज से देखा जाए तो ज़ाहिर है कि, और फिर सेकंड जो मैं आई पर्सनली फील के जो एक ज़ाती ज़िंदगी है, ज़ातियात में किसी को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ख़ास तौर पर मीडिया हाउसेस को। दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। एक दफ़ा खुदा न खाते रेपुटेशन ख़राब हो, बड़ी मुश्किल होता है रिट्रीव करना। उन्होंने रिफ्यूट कर दिया है, और उसके बाद बेसिकली यही वजह है कि जो स्ट्रॉन्ग तरीके से इस वक्त नैब जो है इरिस्पेक्टिव वो गवर्नमेंट हो, अपोजिशन हो, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन हारिस साहब देखें, अपोजिशन तो तनकीद का कब से निशाना बना रही है। ज़ाहिर है अपोजिशन के खिलाफ केसेस भी हैं, पीपल्स पार्टी भी ज़ाहिर है इस पर स्कोरिंग कर रही है और करेगी भी, क्योंकि आप जब बार बार ये हैं कि नैब पिक एंड चूज़ की पॉलिसी पर अमल पैरा है, फिर आकर हुकूमत के वुज़रा बयानबाजी भी करते हैं, तो क्या ये एक मौका नहीं मिलेगा उन लोगों को जो ये चाहते हैं कि भाई ये तमाम तरह जो एहतसाब का अमल है वो रुक जाए? किसको फ़ायदा होगा इस चीज़? देखें, इसको बहुत ही नैब को नुकसान हुआ है, बल्कि आई वुड से, और जो ही नैब ने ज़रा से भी बैक फुट पे करी तो इसको फ़ायदा उन तमाम करप्ट एलिमेंट्स को होगा जो चाह रहे थे कि किसी न किसी तरीके से नैब के प्रोसेस को डिले कर दिया जाए। चाहे वो PMLN है, पीपल्स पार्टी है, दूसरी पार्टी है, गवर्नमेंट पार्टी है, काफ़ी लोग उनके भी वज़रा इसमें शामिल हैं, तो इसको ओवरऑल फटअप करें। इसलिए आई पर्सनली कि ऐसी उहदों के ऊपर वी हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। बिल्कुल करना करना चाहिए, कोई मौका नहीं देना चाहिए, किसी किस्म की भी कोई लूज टॉक नहीं करनी चाहिए। आई स्टिल डोंट नो कि ये गलत बात है सही बात है, बिकॉज वी हैव नॉट सीन इट एट ऑल कि कैसे किसने मैनिपुलेट किया। आजकल बहुत तरीके हैं, टेक्नोलॉजी ऐसी है कि आपको इम्प्लिकेट भी कर लिया जाता है। तो आई थिंक इसके ऊपर चेयरमैन की स्टेटमेंट आ गई है, वी हैव टू एक्सेप्ट इट व्हाटएवर चेयरमैन सेज, और नैब का जो वर्जन है हमें फ़िलहाल उसको एक्सेप्ट करना चाहिए टिल द टाइम कोई कॉन्क्रीट प्रूफ सामने नहीं आता। अच्छा हारिस साहब, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात की, आपने पॉइंट भी बिल्कुल सही उठाया, लेकिन ज़ाहिर है एहतसाब का अमल है जो कि पूरे मुल्क में तेज़ी से जारी है। एहतसाब का अमल ना रुके, इस हवाले से कोई भी डेडलॉक पैदा ना हो ये चीज़ को लेकर, तो इस चीज़ को ठीक कैसे किया जाए, ठीक हो सकती है? क्योंकि हमने देखा कि ये बहुत बड़ी खबर है, ये एक ऐसी खबर जिसने चले कंट्रोवर्शियल सही, मुतनाज़े सही, फेक सही, लेकिन इसने हिला के रख दिया है सबको। जी, फिर उसके बाद खाकान अब्बासी साहब ने आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, वो कमेटी भी बनाने के चक्कर में है, उनको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। ओवरऑल इसमें करप्शन के जो इंसाफ के तकाज़े हैं उनको डिले करने का मौका मिलेगा। आई थिंक इसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा स्टेप फॉरवर्ड करें, और गवर्नमेंट हैज़ टू सपोर्ट, ताकि यहाँ कहीं भी ये चीज़ डिरेल नहीं होनी चाहिए। ये गवर्नमेंट आई ही सिर्फ करप्शन करने के लिए, एहतसाब के मंशूर इनका था, उसी बेस पर आए हैं। इसको एक्सपेडाइट करना चाहिए, और अगर ये कहीं ना कहीं जाके डिले होता है इसमें गवर्नमेंट की भी नाकामी होगी। इसलिए इस स्टेज के ऊपर गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, नैब को कंटिन्यू करना चाहिए। रीजन्स अपना काम कर रहे हैं, चेयरमैन अपना काम कर रहे हैं। अनलेस एंड अनलेस कोई बहुत बड़ी खबर हो जो सबूत के साथ हो, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। अदरवाइज चेयरमैन नैब को हटाया भी नहीं जा सकता। इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस। वही है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को उठाया जाता है
कि आपको जुडिशल रेफरेंस फाइल करने, जुडिशल कमीशन में रेफरेंस फाइल करना पड़ता है और फिर उसके बाद कोई ना कोई एक्शन होता है। मेरा नहीं ख्याल कि वो स्टेज अच्छा, लास्टली सर मैं फिर दूसरे टॉपिक पर आऊँगी। चलें, चेयरमैन नैब को उठा दें, लेकिन नैब का इदारा इतना मुतनाज़ बन चुका, पहले चेयरमैन नैब का इंटरव्यू, उसके बाद फिर ये पिक एंड चूज़ की पॉलिसी, नैब सिर्फ जो है वो इंतकाम के लिए इस्तेमाल होता है। इस तासुर को किस तरह ज़ाहिर किया जा सकता है? देखें, ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। पाकिस्तान में एक ही अदारा है जो सही तरीके से करप्शन के ख़िलाफ़ काम कर रहा है, और अगर सब इसके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, मैं तो ये क्रेडिट दूंगा नैब को कि दैट मीन नैब इज़ वर्किंग। आज नैब की तारीफ़ें हो रही हों, आज नैब से सब खुश हों, इसका मतलब नैब अपना काम नहीं कर रहा। इसलिए नैब को अपना काम कंटिन्यू करना चाहिए। दे डोंट हैव टू गेट एनी वोट, या इन्होंने कोई इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना। आप अपना काम अपने मैंडेट के मुताबिक करें, अपने ज़मीर के मुताबिक करें, और बिल्कुल पाकिस्तान के इंटरेस्ट के अंदर काम करें। बिल्कुल सही। ज़रा प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात कर लेते हैं। एक बार फिर भारत में आ गई है जनाब मोदी सरकार, और मोदी सरकार के आने के बाद पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात अब कैसे होने जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या मोदी के रवैये में कुछ तब्दीली आएगी? क्या मोदी एक नए रूप में पाकिस्तान के लिए होंगे? क्योंकि कल जो हमने एक ट्वीट देखा है वो बड़ा एक पॉजिटिव था, जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दी उनकी एक दफ़ा फिर वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर, तो उन्होंने उसका जवाब बड़े अच्छे अल्फाज में दिया और उन्होंने कहा कि मैं दिली गहराइयों से आपका शुक्रगुजार हूँ, और मेरी कोशिश है, अपना आपको इन्होंने कहा यहाँ पर क्रेडिट दिया, उन्होंने कहा मेरी कोशिश है कि हम यहाँ पर पीस के लिए और आगे की तरक्की के लिए पूरे खित्ते की काम करें। हारिस साहब, चले क्रेडिट तो उन्होंने अपने आप को दे दिया, उन्होंने अमन के लिए कोई काम तो करना नहीं है, लेकिन क्या उम्मीद कर लें कि मोदी के रवैये में तब्दीली आएगी, पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात का एक नया बाब शुरू हो जाएगा? देखें, उनका फ़िलहाल जो एटीट्यूड रहा है, हिंदुत्व का प्रचार करते रहे हैं, आरएसएस के वो कमांडर हैं, हिंदुत्व पसंद के तंजीम के बहुत बड़े कमांडर हैं, और वो उसको प्रचार भी करते हैं, और इस बेस पे उन्होंने वोट किस बेस पे लिया है? एंटी मुसलमान, एंटी पाकिस्तान एंड एंटी कश्मीर। उनको किसी मुसलमान से वोट चाहिए भी नहीं था, चाहिए भी नहीं उनको, उन्होंने बड़ा क्लियर किया, और उन्होंने थ्रू आउट मुसलमानों में जुल्म भी किया है। अब एक बात है, पाकिस्तान के पॉजिटिव हो सकती है कि क्योंकि 5 साल इन्होंने हुकूमत कर ली है, अब 5 साल इनको कुछ करने के लिए दिखाना है, और हो सकता है कि वो ये समझें कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर किए जाएँ। जो इकनॉमिक तरक्की चाहते थे वो भी नहीं कर सके, क्योंकि सेंट्रल एशिया से भी सारा काम बंद हुआ है इनका। तो हो सकता है कि वो कश्मीर के बारे में और पाकिस्तान के बारे में पॉलिसी चेंज करें, और कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करें जिससे हालात नॉर्मलाइज हो, जो कि अपरेंटली बड़ा मुश्किल लगता है। खास लेकिन ऐसा लग नहीं रहा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कल ही ये कामयाबी की खबर आई और आज ही कश्मीर में 2 हुर्रियत रहनुमाओं को शहीद कर दिया गया। हमने देखा कि ये जो सूरत हाल है कुछ बेहतरी की तरफ तो हमें दिखाई नहीं देती, और अभी जो वज़ीर ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें जो सुषमा स्वराज का रवैया था, जिसमें वो साथ खड़े होने को तैयार नहीं थी शाह महमूद कुरैशी के साथ, तो आपको लग रहा है कि वो जो एक सोच है जो कि एंटी मुस्लिम है, एंटी पाकिस्तानी है, वो तब्दील हो जाएगी? देखें, इस वक्त नेक्सिस बड़ा ख़तरनाक बना हुआ है। उधर ट्रंप हैं, इधर नेतन्याहू हैं, और इधर नरेंद्र मोदी हैं, और कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है। और इवन ट्रंप की पॉलिसी मुसलमानों के लिए आई थिंक बड़ी ओपनली वो बात करते हैं कि ही डजंट ट्रस्ट मुस्लिम्स। तो यहाँ पर ये इसको पूरा गौर से देखना पड़ेगा। इस खित्ते में ख़ासतौर पर मिडल ईस्ट की सिचुएशन आप देखते हैं, ईरान के साथ क्या हो रहा है, उनका वहाँ पर पूरा बेरी बेड़ा वहाँ पर आया हुआ है, कैरियर जहाज़ कैरियर आए हुए वो पहुँचे हुए वहाँ पर, और फिर इसमें सी पैक जो पाकिस्तान का है उसको ये किसी हालत में भी कंप्लीट नहीं करने देना चाहते, और उसके लिए इंडिया इज़ अ पुलिसमैन उन्होंने इनको इस्तेमाल किया हुआ है। सेकंड, उसके बाद जो सेकंड आपने उनकी सेनेटर्स की गुफ्तगू सुनी हो तो वो बड़ा क्लियरली कहते हैं कि पाकिस्तान को हम छोटे हिस्सों में तकसीम खुदा ना खास्ता करेंगे। इसीलिए PTM की आप देख लें, उसके बाद आप बलूचिस्तान में देखें, और अभी नई गिलगित बल्तिस्तान में आपने देखा कि वहाँ भी रॉ ने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो अगर इन सब को आप 2+2 करते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए आइंदा के हालात बहुत मुश्किल नज़र आते हैं। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि अपनी प्रॉपर पॉलिसीज़ बनाएं, उसके बाद इकनॉमिक तरक्की जितनी भी कर सकते हैं वो ज़रूर करें, और उसके साथ साथ अपोजिशन को साथ लेके चलें। लेकिन आपने करप्शन को एलिमिनेट करना है, ये आपका मैंडेट है, पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। आप अपनी गवर्नमेंट को अच्छी तरीके से चलाएं, लेकिन फॉरेन पॉलिसी में आप ऑफेंसिव पे जाएं और दुनिया को इंडिया का चेहरा बताएं। यही सवाल मैं आपसे करना चाहती थी कि हम लोग डिफेंसिव पोजीशन में रहते हैं, हम बार बार कहते हैं कि हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, आप 1 कदम बढ़ाएं, हम 2 कदम बढ़ाएंगे, इस रवैये को भी तब्दील करना चाहिए, आप समझते हैं? एब्सोल्युटली। और इसमें देखें, कश्मीर कमेटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कश्मीर। मौलाना फजलुर रहमान ने बहुत नुकसान पहुँचाया,
वो कश्मीर कमेटी का चेयरमैन होना चाहिए हु इज़ वेल कन्वर्सेंट। अभी तो कुछ भी कुछ भी नहीं, देखें ना, एक साल गुजर गया है तो हमने क्या किया कश्मीर का। देखिए कश्मीर के अवाम की आवाज़ पाकिस्तान है, उनका कोई भी शहीद होता है वो पाकिस्तान के झंडे में उसको दफनाते हैं। दिस शोज देयर लव फॉर पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव पे जाने की ज़रूरत है, दुनिया को जाके बताएं, यूरोपियन यूनियन को, यूनाइटेड नेशन में, अमेरिका को, इस्लामिक मुल्कों को, और ख़ास तौर पे अपने रीजन में जिसमें ईरान, चाइना और रशिया, दे आर द वो दो एटॉमिक पावर्स हैं, दोनों के पास जो है वो वीटो पावर है। इनको बताएं कि अगर कश्मीर में और सी पैक में जिस तरीके इंडिया कर रहे हैं हालात ख़राब होते हैं तो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है कश्मीर, तो इससे खित्ते में क्या फॉल आउट होंगे, इसके फॉल आउट्स में चाइना में कहाँ तक जाएंगे और रशिया में कहाँ तक जाएंगे। जब उनको इसमें कन्विंस कर लेते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये अपना वेट ज़रूर इंडिया पे डालेंगे, इंडिया को फोर्स करेंगे अपनी पॉलिसी चेंज करने के लिए। और फिर इस खित्ते में जो नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं कि हम पीस के लिए काम करेंगे, तो फिर हो सकता है उनका एटीट्यूड चेंज हो और प्राइम मिनिस्टर की हमारे जो पीस का अमन का पैगाम है उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे सकें। चलें, ये तो आपने आगे के लाएमल आगे की जो पॉलिसीज़ हैं, लेकिन अभी खारजा पॉलिसी को आप कहाँ देखते हैं? सही है बिल्कुल? देखिए इस वक्त हमारी खारज पॉलिसी स्टिल पिछली से बहुत बेहतर है। वी हैव अ परमानेंट फॉरेन मिनिस्टर और आपने देखा है कि वो हर जगह के दौरे भी कर रहे हैं। और अभी आज ईरान के फॉरेन मिनिस्टर भी पाकिस्तान आए हुए थे। इससे पहले ये अभी जो शंघाई ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस वो भी अटेंड करके आए हैं, वहाँ इनफॉर्मल मीटिंग हुई है सुषमा स्वराज साहिबा से। तो मेरे ख्याल में सारे पॉजिटिव वाइब्स हैं। इशू ये है कि पाकिस्तान कितना दुनिया को बता सकता है कि ये साउथ एशिया कितना बड़ा एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, इससे कितना बड़े तबाही हो सकती है। इसको बचाने के लिए जब तक पाकिस्तान इंडिया क्रॉस टेबल नहीं बैठेंगे हालात ठीक नहीं होंगे। और ये करने के लिए पाकिस्तान को तमाम जो मुल्कों को फॉरेन एम्बेसी जहाँ पर उनको बताने की ज़रूरत है कि इंडिया क्या कर रहा है, क्या डिज़ाइन है। और मेरे ख्याल में इलेक्शन होने के बाद अब हो सकता है कि इंडिया के रवैये में भी चेंज आए और वो पाकिस्तान की तरफ पॉजिटिव स्टेप वो कोई ले ले। बिल्कुल सही हारिस हमाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रोग्राम में जब हम बात करते हैं कि सियासी दर्जा हरारत बढ़ा हुआ है तो मुल्क का दर्जा हरारत भी बहुत बढ़ा हुआ है। कराची की बात करें तो एक नई हीट वेव आने का जो है वो बता दिया गया है महकमा मौसमियात की जानिब से कि कल से कराची में हीट वेव का इम्कान है, मौसम शदीद गर्म रहेगा। और ये भी कहा गया है कि रमज़ान के महीने में रोज़ेदार इस बात का ख्याल रखें कि बाहर कम से कम निकलें। उन दिन के औकात में दोपहर 12 से शाम 5 बजे तक अगर निकलें तो अपने सर पर गीला तौलिया रख के निकलें, क्योंकि दर्जा हरारत जो है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। हवा में जो नमी का तनासुब है वो तकरीबन 70% रिकॉर्ड किया गया है और 11 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से ये हवाएं चल रही हैं। और 2 रोज़ के बाद जो शहर का दर्जा हरारत होगा वो 39 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। तो इसी नोट के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिए। इंशाल्लाह आपसे होगी पीर को मुलाकात। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।